Hi guys, my name is Anshul and in this video we will be covering the chapter calculation of goodwill. So ये chapter हमारा CBSE and ICSE दोनों में कवर्ड है, ठीक है। और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर के नोट्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं ताकि ये चैप्टर ज़्यादा लंबी ना बने। आई विल जस्ट शो यू, ये देखो, ये नोट्स मैंने पूरे चैप्टर के ऑलरेडी बनाए हुए हैं। और ये सारे नोट्स, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में करा था, ये सारे नोट्स तुम्हारे को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। सो यू कैन डाउनलोड एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दीज नोट्स। उससे प्रिंट आउट निकाल के देन स्टडी करने में तुम्हें भी ईजिली समझ आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है गाइस। सो गुडविल चैप्टर का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब क्या होता है बेसिकली। सो गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन। गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन। अब रेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल। सोचो मेरा एक कोचिंग सेंटर है, अभी तक तो नहीं है बट सोचो कि मेरा एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है। और इस कोचिंग सेंटर में एक सिंपल सी बात, इस कोचिंग सेंटर में मैंने जो टोटल एसेट्स इन्वेस्ट करे हैं, फर्नीचर और अपनी प्रोजेक्टर, बोर्ड, वॉट एवर दी इन्वेस्टमेंट आई हैव डन, वो है अप्रॉक्सीमेट 3 लाख की, ठीक है। 3 लाख के मैंने इसमें एसेट्स परचेज करे थे और मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, मैंने कोई लोन वगैरह कुछ भी नहीं लिया हुआ था, ठीक है। इस कोचिंग सेंटर को मैंने 5 साल तक रेगुलरली चलाया। 5 साल कोचिंग सेंटर चलाने के बाद अब कोचिंग सेंटर टचवुड मेरा अच्छा चल पड़ा, बहुत सारे बच्चे आने लग गए, नाम बनने लग गया और ऑन एन एवरेज हर साल मैं प्रॉफिट 20 लाख अर्न करने लग गया। काश ऐसा हो रियल लाइफ में भी, बट जस्ट एन एग्जांपल कि मैं प्रॉफिट 20 लाख अर्न करने लग गया पर ईयर, ठीक है। तो मैंने कोचिंग सेंटर में 5 साल पहले एसेट्स इन्वेस्ट किए थे 3 लाख के और आज की डेट में वो कोचिंग सेंटर का नाम चल पड़ा है और मुझे प्रॉफिट्स होते हैं 20 लाख पर ईयर फ्रॉम दैट कोचिंग सेंटर। अब हुआ ये कि देयर इज अ पर्सन, ये मेरे पास आया, इसने बोला आई वॉन्ट टू बाय योर कोचिंग सेंटर, मैं तुम्हारा कोचिंग सेंटर लेना चाहता हूं। तो मुझे एक बात सोच के बताना, अगर वो पर्सन मेरे पास आता है मेरा कोचिंग सेंटर लेने के लिए, टेक्निकली देखा जाए तो मैंने कोचिंग सेंटर में कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे अपनी पॉकेट से? 3 लाख ऑलरेडी 5 साल पहले करे थे, तो 5 साल तक इस पर डेप्रिसिएशन भी लगी होगी। तो लेट्स से इन सारे एसेट्स की जो करंट वैल्यू है दैट इज 2 लाख, ठीक है। वो पर्सन मेरे पास आया कि मैं पूरा का पूरा कोचिंग सेंटर आपका लेना चाहता हूं, मतलब कोचिंग सेंटर का नाम, एवरीथिंग ही वांट्स टू बाय, ठीक है। इसने मुझे ऑफर किया कि अंशुल सर, मैं आपको, आपके एसेट्स 2 लाख के हैं, मैं आपको 3 लाख दे देता हूं, मैं आपको 3 लाख दे देता हूं, आप ये सारा कोचिंग सेंटर मेरे नाम पे कर दो। आपने एसेट 5 साल पहले 3 लाख लगाए थे, ये लो 3 लाख और आप एक कोचिंग सेंटर मेरे नाम पूरा सारा सेटअप एवरीथिंग सब कुछ कर दो। तो सोच के बताओ, क्या मैं ये कोचिंग सेंटर 3 लाख रुपए में, मात्र 3 लाख रुपए में इसके नाम कर दूंगा? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हाँ कोई बात नहीं सर, जितना पैसा लगाया था उतना तो मिल रहा है। चलो 3 की जगह अगर इस महाशय ने 4 बोले कि आप 4 लाख ले लो, तो हो सकता है अब और बच्चे बोले हाँ सर पहले 3 लाख लगाए थे अब 4 लाख लगा रहे हैं, तो आप कोचिंग सेंटर उसको बेच सकते हो, है ना। कुछ सोच रहे होंगे बच्चे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, थोड़ा सा उनके माइंड में एक पॉइंट आएगा, थोड़ा सा डाइसी फीलिंग आएगी कि यार 4 लाख रुपए, साल के 20 लाख मैं प्रॉफिट अर्न करता हूं इस कोचिंग सेंटर से, तो 4 लाख रुपए में इसको कोचिंग सेंटर बेच दूं, मतलब हर साल का अपना 20 लाख का प्रॉफिट फॉरगो कर दूं, वो भी सिर्फ 4 लाख में। दिस इज नॉट अ गुड डील, है ना। तो जब वो महाशय मेरे पास आया कि ये लो 4 लाख और ये 3 लाख रुपए आपने लगाए थे, 4 लाख लेके ये कोचिंग सेंटर मेरे नाम कर दो, मैंने इसको एक सिंपल सी बात बोली, क्या? अच्छा 4 लाख रुपए लेके पूरा कोचिंग सेंटर तो अपने नाम कर ले, कोचिंग सेंटर तो चलता चला है, टीचर चलो मैं नहीं हूंगा और टीचर्स तो हैं बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो बैठे बिठाए तुझे 20 लाख का प्रॉफिट मिल जाए, मतलब पहले साल में ही तू 4 लाख देके 20 लाख का प्रॉफिट ले जाए, तो इतना ज्यादा कमाई तेरी, तो या तो तू बेवकूफ है
जो मेरे से पूछ रहा है, या मैं बेवकूफ़ हूँ जो तेरे से इस बारे में बात कर रहा हूँ? तो मैंने उसको ये बोला कि देख, तू कोचिंग सेंटर में लेना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तू ले ले। देख, एसेट्स की तो बात छोड़ दे, वो तो अलग है। आज की डेट में हर साल मैं 20 लाख प्रॉफिट अर्न करता हूं। तो अगर तू कोचिंग सेंटर लेना चाहता है तो अप्रॉक्सीमेट 4 साल के प्रॉफिट्स जो हैं वो मुझे दे दे। दैट मीन्स 20 लाख इंटू 4, 80 लाख तू मुझे दे, तभी मैं एक कोचिंग सेंटर तुझे दूंगा। वो बोलेगा भाई 80 लाख क्यों दूं मैं कहूंगा भाई मेरा नाम बना हुआ है, नाम के पैसे मांग रहा हूं मैं, दिस इज माई नेम। नाम के पैसे मैं तुझसे मांग रहा हूं कि मेरा नाम बना हुआ है, तो मुझे हर साल इतने पैसे आ रहे हैं। तो भाई अगर मैं तेरे को ना बेचूं 20 लाख तो मैं वैसे ही कमा लूंगा। मैं कोचिंग सेंटर तेरे को बेच के 4 लाख लूं, इससे बेटर मैं कोचिंग सेंटर तेरे को ना बेच के 20 लाख ही ना कमा लूं हर साल। तो वही बेटर ऑप्शन है, तो तू भाग घर चला जा। तो मैंने उसको ऑफर किया कि तू 4 साल के प्रॉफिट मुझे दे। देखो होगा अल्टीमेटली क्या, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसको क्या फायदा होगा, 4 साल तक इसको 20 लाख आएंगे और ये प्रॉफिट कवर हो जाएगा, और 4 साल बाद इसको प्रॉफिट आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसका लॉस थोड़ी हो रहा है, इसको अल्टीमेट प्रॉफिट ही हो रहा है। तो पॉइंट इज, सोचो 80 लाख में मेरी डील फाइनल होगी कि 80 लाख में मेरा कोचिंग सेंटर ले रहा है, तो व्हाट विल बी गुडविल। अब 80 लाख में उस पर्सन को क्या क्या मिल रहा है, 2 लाख के एसेट्स। तो उसने दिए हैं मुझे 80 लाख, जिसमें उसको मिले हैं 2 लाख के एसेट्स। दैट मीन्स जो उसने एक्सेस दिए हैं 78 लाख, दिस इज कॉल्ड गुडविल। दिस इज कॉल्ड गुडविल, ठीक है ना। अब ये जो मैंने तुम्हें बताया था, ये थोड़ा सा मैंने बताया था कि हम अपने बिजनेस के टर्म्स में, तो शायद तुम्हारे को थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो, इसको मैं थोड़ा सा और इजी करता हूं। सोचो मिस्टर शाहरुख खान ने SRK, आई राइट इन शॉर्ट, SRK की एक टी शर्ट है, ठीक है। वो टी शर्ट अगर तुम शोरूम से लो, देखो होगी तो किसी कंपनी की ऑफ कोर्स, वो जो टी शर्ट है लेट्स से उसकी जो कॉस्ट है दैट इज 10,000। वैसे मुझे पता नहीं वो इतनी सस्ती डालते होंगे, बट जस्ट एन एग्जांपल, 10,000 की टी शर्ट शाहरुख खान ने डाली, और वैसे ही शाहरुख खान ने बाद में उस टी शर्ट को ऑक्शन कर दिया। अब जब शाहरुख खान जी ने इस टी शर्ट को ऑक्शन किया तो इसका सेल प्राइस हो गया 3 लाख। 3 लाख कैसे हो गया, क्योंकि शाहरुख खान ने डाली हुई है। अब टी शर्ट की कॉस्ट तो 10 लाख ही, अगर वो सेम टी शर्ट तुम शोरूम से जाके लोगे तो 10,000 की मिलेगी, सॉरी। लेकिन जस्ट बिकॉज दैट टी शर्ट हैज बीन worn by शाहरुख खान, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। So that means if you pay 3 lakh for that t-shirt, you are getting 10,000 worth t-shirt, and जो 2,90,000 तुम excess pay कर रहे हो, that is just because of his name, his brand, so that is called goodwill. ठीक है, so this is called goodwill. अभी this is not calculation of goodwill, अभी हमने calculation नहीं करी, this is not the answer. This is just to let you know कि goodwill होती क्या है. That is like a brand name, reputation of the firm. ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने इन नोट्स में डाली हुई है, ये देखो, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें करा चुका हूं, सो देयर इज नो नीड टू राइट दिस। अब गुडविल को निकालने के लिए अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैंने जैसे यहां पे एग्जांपल लिया था 80 लाख वाला, ठीक है ना। तो गुडविल को निकालने का कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं होता। अब शाहरुख खान की जो टी शर्ट थी उसका जो प्राइस था 3 लाख रुपीज, वो कैसे आया, कोई उसका स्पेसिफिक मेथड नहीं है, वो अपनी मर्जी से निकाला हुआ है। लेकिन बिजनेस के लिए अगर हमें गुडविल निकालनी है, जैसे मैंने करा कि ऑन एन एवरेज हर साल मैं 20 लाख प्रॉफिट कमाता हूं, तो 4 साल के प्रॉफिट्स तो मैं लूंगा। तो दिस इज लाइक अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, बट गुडविल तो कैलकुलेट करनी ही होती है। तो नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेसेस में गुडविल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो हमने बहुत सारे नहीं करने, हमने बहुत ही लिमिटेड मेथड्स करने हैं। हमारे जो सिलेबस में मेथड्स हैं गुडविल निकालने के, दोज आर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फर्दर 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड आता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट्स।
तो गाइज ये नोट्स मैंने ऑलरेडी इसीलिए बनाए हुए हैं सो दैट तुम्हारे को ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना लगे, जितनी जल्दी हो सकता है मैं कॉन्सेप्ट्स ही करा दूं, और मैंने सब कुछ लिखा हुआ है तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। हो सकता है आगे वाले चैप्टर्स में मैं लिखूं, बट यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं लगी मुझे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एवरेज प्रॉफिट मेथड। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड वांट टू टेल यू कि यहाँ पे लर्निंग है। इस चैप्टर में तुम्हें काफ़ी लर्निंग करनी पड़ेगी। इस चैप्टर का डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस कम है एग्जाम में, बट इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो आगे वाले हमारे चैप्टर्स हैं उनसे लिंक होके आते हैं। जो आगे वाले चैप्टर्स हैं हमारे जितने भी हैं उनसे लिंक होके इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आते। बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि गुडविल का तो हमने पास सैम्पल पेपर में देखा था, आज तक कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। वो यहाँ नहीं आएगा, वो जो आगे का चैप्टर चेंज इन रेशो है, एडमिशन है, उसमें एक पॉइंट आ जाएगा गुडविल निकालने का, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा मेथड आता है, ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, बट जब 3-4 क्वेश्चंस कर लोगे तो वैसे भी याद रहेगा। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ऑन एन एवरेज मैं हर साल कितने प्रॉफिट कमा रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उसमें था 20 लाख। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब होता है एग्जांपल कितने साल के प्रॉफिट मैं फॉरगो करना चाहता हूं, तो उतने साल का ही उतने साल से मल्टीप्लाई करके वो प्रॉफिट्स में ले लूंगा। जैसे आई टुक 4 कि 4 साल के प्रॉफिट्स में फॉरगो करने को रेडी हूं। 4 साल बाद मुझे लग रहा है मैं दोबारा से अगर अपना कोचिंग सेंटर अलग से स्टार्ट करूं तो उस लेवल पे आ जाऊंगा, तो 4 साल तक के प्रॉफिट तो मैं लूंगा। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आर ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। इसको कभी हमें कैलकुलेट नहीं करना, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करा रहा, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। तो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं? 4 साल के प्रॉफिट, जैसे मैं चलो उधर दिखाता हूं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? जैसे अगर मैं बोलूं 4 नंबर्स का एवरेज निकालना है, 10,000, 11,000, 12,000 एंड 13,000। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इन चारों का टोटल करके डिवाइड बाय 4, तो मेरा एवरेज आ जाएगा 11,500। ऐसे एवरेज निकालते हैं। तो सेम मेथड हम यहां पे यूज करेंगे। ये देखो, हम यहां लिखेंगे ईयर्स, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। हालांकि कई जगहों पे नहीं रिक्वायर्ड होता, बट कई जगहों पे रिक्वायर्ड होता है, तो वी विल डू लाइक दिस। ईयर्स, प्रॉफिट्स जो भी चारों सालों के थे हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसके बाद। ईयर्स हमें गिवन होंगे, प्रॉफिट्स हमें गिवन होंगे। इसके बाद आती है हमारी एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, और ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? अब ये देखो ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। 2016, 2017, 2018, 2019, पहले साल हमारे प्रॉफिट से 3,000, उसके बाद प्रॉफिट थे 5,000, फिर हो गए 7,000, और इस साल हमारे जो प्रॉफिट्स हैं दैट इज लेट्स से 2,08,000। 2016 में 3,000, 2017 में 5,000, 18 में 7, 2019 में 2,08,000। तो अगर तुम ये चीज वैसे जनरली भी देखो, तुम्हें थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, फिशी सा लग रहा है कि यार हर साल 3, 5, 7 प्रॉफिट होता है, ये एकदम से 2 लाख प्रॉफिट कहां से हो गया, है ना? तो हमें जब क्वेश्चन में हुआ कि एवरेज निकालना है, हमने तो इसकी एवरेज निकाल दी। कैसे? चारों का टोटल करके, चारों का टोटल इज 3,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 208,000, ये आता है 223,000। 4 साल हैं, सो डिवाइड बाय 4, तो ये हमारा आंसर आ गया 55,750। ये मैंने निकाल ली गुडविल, ये मैंने निकाल दिया एवरेज प्रॉफिट कि ऑन एन एवरेज हर साल में 55,000 कमाता हूं। सिंपल फॉर्मूला मैंने यूज किया। इसके बाद सेम जैसे मैंने बोला 4 साल के प्रॉफिट्स में फॉरगो कर लूंगा। चलो वो पॉइंट छोड़ो, अभी सिंपल बात कि इन सारी चीजों से जो मैंने बिना दिमाग लगाए सिर्फ टोटल करके एवरेज निकाल दी, तो मुझे दिख रहा है कि मैं ऑन एन एवरेज 55,000 रुपए हर साल कमाता हूं। बट क्या यहां से देख के तुम्हें ये बात सच लग रही है?
तुम क्या बोलोगे, सर नहीं ऐसे 55,000 थोड़ी कमाते हैं हर साल, ये तो इस साल कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो गया। हो सकता है एक्चुअली बिजनेस से प्रॉफिट हो, ठीक है, अगर एक्चुअली बिजनेस से प्रॉफिट है तो सही है। लेकिन हुआ क्या था इस टाइम पे, हमने इस टाइम पे एक मशीन सेल की थी जिससे हमें प्रॉफिट हुआ था 2 लाख। हमने 2 लाख की एक मशीन सेल करी थी 2019 में जिससे हमें प्रॉफिट हुआ था 2 लाख। तो जब कोई बंदा मेरा बिजनेस लेगा वो क्या देखेगा कि जनरली मैं कितने पैसे कमाता हूं, है ना, जो आगे भी कमाए जा सकते हैं, तभी तो वो 4 साल के प्रॉफिट फॉर को करेगा ना अपना। तभी तो जो 20 लाख था उसने 20 लाख में क्या बोला था कि चलो आज नहीं 4 साल बाद 20 लाख, मैं जो 80 लाख दे रहा हूं 5 साल बाद 20 लाख आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसे अगर इस तरीके से देखा जाए तो हुआ क्या था, उसने एक मशीन सेल की थी जिसमें प्रॉफिट था 2 लाख। अब ये मशीन तो हर साल सेल नहीं होती ना, तो वो बंदा क्या बोलेगा जो परचेज कर रहा है कि यार अगर मैं तेरे को 55,000 देता हूं 4 साल के लिए अप्रॉक्सीमेट 2 लाख रुपए, तो पता नहीं 2 लाख तो मेरे कितने सालों बाद जाके कवर होंगे। क्योंकि यहां जो 2 लाख का प्रॉफिट था, वो जो प्रॉफिट था दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ सेल ऑफ मशीन। ये तो हर साल बिकेगी नहीं, मतलब ये बिजनेस का काम से प्रॉफिट थोड़ी हुआ है जो आगे भी आएंगे। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है जो सिर्फ उस साल से रिलेटेड है, हर साल नहीं होती ये इनकम। सो इसीलिए जब भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं हमें ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को प्रॉफिट से बाहर निकालना है। हमें यह देखना है कि नॉर्मली बिजनेस से हम कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जब मैंने ये चीज करी, यहां से मैंने माइनस कर दिया 2 लाख, तो मेरे आगे 3 लाख, 3,000, 5,000, 7,000 एंड 8,000। अब दिस इज माय नॉर्मल प्रॉफिट कि नॉर्मली बिजनेस से मैं इतने पैसे कमा रहा हूं। तो जब मैंने इसकी एवरेज निकाली 5, 3, 8, 8, 7, 8, 8, 16 और 7, 16 और 7, 23,000। तो 23,000 डिवाइड बाय 4, तो ये मेरा आ गया 5750। सो ऑन एन एवरेज मैं 5750 अर्न करता हूं। ये मुझे देख के लग रहा है कि हाँ यार हर साल ऑन एन एवरेज जितने अर्न करता हूं। ये जो प्रॉफिट था दैट वाज ओनली बिकॉज मैंने एक मशीन सेल की थी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। सो ये क्या थी, मेरी इनकम, प्रॉफिट था, एंड दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। तो वो मैंने यहां से क्या की थी, माइनस। तो हमारा रूल क्या बन गया, हमारा रूल ये बन गया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल राइट ईयर्स, उसके बाद वी विल राइट प्रॉफिट्स। जिस भी साल में ऐसी कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर इनकम है तो हम उस साल में से माइनस कर देंगे। और अगर हमारी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है, जैसे हमारा स्टॉक लॉस हो गया था बहुत ज्यादा किसी साल में, अब जब स्टॉक लॉस हो गया था तो हमें काफी ज्यादा नुकसान हो गया, बट हर साल तो स्टॉक डैमेज होता नहीं है, तो वो लॉस को भी हमें ऐड बैक करना पड़ेगा कि ये तो लॉस है, हर साल स्टॉक थोड़ी चलता है, तो ये थोड़ी हर साल लॉस हो जाएगा। तो जितने भी हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ऐड करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स को माइनस करेंगे, देन हमारा निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले हम लिखेंगे ईयर्स, इसमें जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हमें गिवन है, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऐड होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स माइनस करेंगे, उससे आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 4 साल 5 साल, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है दोज आर डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। ये तो हमें क्वेश्चन में जितने सालों के प्रॉफिट्स गिवन है उतने सालों से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यू कैन पॉज दी वीडियो हियर, ठीक है, और उसके बाद इसको अच्छे से लर्न कर लो। फिर मैं इसका तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, पहले इसको लर्न कर लो। चलो गाइस अब आगे करते हैं। अच्छा, इसमें मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, इसमें अभी 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो करा के देन फिर मैं इसका एक क्वेश्चन कराता हूं। अब वो 2-3 पॉइंट्स क्या है गाइस, दीज आर सम स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स। ये भी तुम्हें लर्न करनी पड़ेंगी, बट इसका मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ऑब्वियसली पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा ऐसा क्यों होता है,
उसके बाद फिर तुम्हें बताऊंगा हाउ टू लर्न दिस। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, कॉन्सेप्ट समझना इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कई बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली डूइंग अ क्वेश्चन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हमें दोनों तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट भी समझने हैं प्लस शॉर्टकट भी समझना है, और मैं दोनों कराऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को यहां से माइनस करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को यहां पे ऐड करते हैं। अब होता क्या है, देयर आर सम स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स। अब स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद देखो। व्हेन एन एसेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, हुआ क्या था, लेट्स से दिस इज 2017, 2018, 2019, 2020। 2017 में मैंने एक एसेट परचेज करा था। ये तुम सबको बहुत पता होगा कि जब हम एसेट परचेज करते हैं दैट इज नॉट अ एक्सपेंस, तो इसको हम प्रॉफिट में से माइनस नहीं करते, ये सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाता है। तो हमने जब एसेट परचेज करा था, दिस शुड हैव गॉन टू द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में जाने के बाद इस एसेट पे मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम करनी थी। बट बाय मिस्टेक व्हाट आई डिड, मैंने इस एसेट को गलती से एक्सपेंस दिखा दिया। एक्सपेंस दिखाने का मतलब मैंने यहां पे इसको गलती से अपने एक्सपेंस में डाल दिया था। तो ये मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या रॉन्ग एक्सपेंस हो गया, क्योंकि खर्चा तो था ही नहीं, एक्सपेंस में तो उसको मैंने लिखना ही नहीं था, गलती से मैंने एक्सपेंस डाल दिया। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको ऐड कर दूंगा, एक्सपेंस को मैं यहां पे ऐड कर दूंगा। एग्जांपल लेके चलता हूं, मैंने 1 लाख का एसेट परचेज किया था, उस पे 10% स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन थी, तो हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो हुआ क्या, मैंने पूरा का पूरा 1 लाख पहले साल में ही एक्सपेंस दिखा दिया और आगे कोई भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करी। तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2017 में गलती से जो मैंने एक्सपेंस दिखा दिया था 1 लाख का, उसको मैं 2017 के प्रॉफिट्स में ऐड कर दूंगा कि भाई ये मेरा एक्सपेंस तो था ही नहीं, इट वाज अ एसेट। तो एक्सपेंस को ऐड बैक कर दिया, और एसेट था, इस पे हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम होती है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट में इस साल, अगले साल और बाकी आगे सालों में माइनस कर दूंगा कि मेरा इट वाज नॉट एन एक्सपेंस, इट वाज अ एसेट, सो आई विल नॉट ट्रीट इट एज एक्सपेंस, सो आई विल ऐड बैक द एक्सपेंस, एंड आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन दैट इज टू बी चार्ज, हर साल उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ व्हेन एसेट इज ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस। ठीक है, अब इसी का वाइस वर्सा, अगर मैंने कोई एक्सपेंस किया था, इफ आई हैव डन अ एक्सपेंस, और मैंने गलती से उस एक्सपेंस को अपना एसेट मान लिया, मतलब अगर मैंने कोई खर्चा किया था रिपेयर टू बिल्डिंग, एंड बाय मिस्टेक मैंने 1 लाख की रिपेयर कराई थी, और उस रिपेयर को गलती से मैंने एसेट दिखा दिया और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली। अब क्या हुआ, एक्चुअली मेरा एक्सपेंस हुआ था, तो जब एक्चुअली एक्सपेंस था तो मुझे एक्चुअली एक्सपेंस माइनस करना चाहिए था, और जो मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम की थी वो तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे एसेट तो है ही नहीं। तो जितनी भी मैंने डेप्रिसिएशन आगे वाले सालों में क्लेम की है उसको मैं ऐड बैक कर लूंगा। सो अगर एसेट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तो एक्सपेंस माइनस कर देंगे, एक्सपेंस ऐड कर देंगे और डेप्रिसिएशन माइनस। व्हेन एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज एन एसेट, गलती से मैंने खर्चे को एसेट दिखा दिया, तो खर्चा करना था तो खर्चा माइनस कर दूंगा और ऐड कर दूंगा जो उस पे डेप्रिसिएशन मैंने गलती से क्लेम कर ली थी। सो दिस इज कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट। तो अब आता है शॉर्टकट। तो पहले तो कॉन्सेप्ट तो मैंने यहां लिखा ही हुआ है, ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट। इफ एसेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, तो मैं एक्सपेंस को ऐड कर लूंगा और डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, और उससे आ जाएंगे मेरे नॉर्मल प्रॉफिट। व्हेन एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज एन एसेट, तो मैं क्या करूंगा, तो एक्सपेंस को माइनस कर दूंगा और डेप्रिसिएशन को ऐड, क्योंकि मेरा खर्चा हुआ था एक्चुअली और मैंने गलती से एसेट मान के उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली थी। तो ये तो है कॉन्सेप्ट। अब आता है शॉर्टकट, ध्यान से सुनना। इफ
एसेट इज ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस, अगर एसेट को एक्सपेंस मान लिया तो तुम ऐसे लिखोगे एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस या एक्सपेंस ट्रीटेड एज एसेट। अगर एसेट पहले आए, पहले वाली चीज माइनस होती है, एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस। सो सॉरी गाइस, बीच में एक छोटा सा कॉल आ गया था। सो अगर एसेट को मैंने एक्सपेंस माना है तो एसेट माइनस होगा एक्सपेंस प्लस, और एसेट माइनस मतलब उसकी डेप्रिसिएशन माइनस। सो इफ एसेट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस तो डेप्रिसिएशन माइनस एक्सपेंस ऐड। व्हेन एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज अ एसेट तो एक्सपेंस माइनस और एसेट पे जो डेप्रिसिएशन क्लेम की है वो ऐड कर देंगे। तो सिंपल सा तरीका तुम्हें याद रखना है, इफ एसेट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस तो एसेट माइनस एक्सपेंस ऐड, व्हेन एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज एन एसेट तो एक्सपेंस को माइनस एसेट पे डेप्रिसिएशन ऐड। तो ये तो है इन दोनों का सॉल्यूशन। आगे आता है व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक सेम 2019 2020। 2019 में हुआ क्या था, मैंने 2019 में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिए। मैंने क्या किया, 2019 में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने का मतलब क्या है, अब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने से प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ता है। तो गाइस देखो सिंपल सी बात है, लेट्स से ये सारी फिगर्स छोड़ दो, मेरा क्लोजिंग स्टॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 20,000 और मेरा जो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था बैलेंस दैट वाज 60,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक था 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट आया था मेरा 60,000। अब लॉजिकली सोचना, अगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने गलती से 20,000 की जगह 40,000 दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई, तो ये टोटल बढ़ जाएगा, और ये टोटल बढ़ जाएगा तो दोनों साइड का टोटल ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा हो जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी मेरा 20,000 से बढ़ जाएगा, दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट भी 80,000 हो जाएगा, है ना। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो होगा क्या, टोटल बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर है वो भी तो बढ़ जाएगा ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो कम होगा, कैसे कम होगा, चलो और एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल छोटा सा। मेरी ये सारी वैल्यूज ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस वो आ रहे थे 3 लाख, सेल्स थी मेरी 6 लाख और क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 1 लाख। तो अब अगर मैं प्रॉफिट निकालूं अपने, तो ये है 7 लाख, ये भी आ जाएगा 7 लाख, तो 7 लाख माइनस 3 लाख 4 लाख के मेरे आगे ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। अब 4 लाख के मेरे एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट आने चाहिए, दिस इज एक्चुअली जो होना था। मैंने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को 1,50,000 दिखा दिया, तो जब क्लोजिंग स्टॉक को मैंने 1,50,000 दिखाया तो ये टोटल हो गया 7,50,000, ये भी हो गया 7,50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 4,50,000। दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट भी गलती से बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। सो इससे एक कॉन्सेप्ट क्या समझ आता है कि क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो गलती से प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो हुआ क्या, मैंने 2019 में गलती से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया। तो अगर मैंने गलती से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया मतलब मैंने प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा दिया गलती से, तो मैं वो जो एक्सपेंस था, जो डिफरेंस था क्लोजिंग स्टॉक का, वो यहां से क्या कर दूंगा माइनस। जो मैंने अपना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, सो माइनस ओवर वैल्यूड फिगर, जो क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूड फिगर थी वो मैं यहां से माइनस कर दूंगा क्योंकि प्रॉफिट मुझे कम करने। और 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है, 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा,
opening stock has inverse relation with the profit. Closing stock has direct relation with the profit, opening stock has inverse relation. सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया था, मतलब अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया था. क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब मैंने प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया था तो प्रॉफिट कम कर दूंगा. अगले साल का मैंने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब मैंने गलती से प्रॉफिट कम दिखा दी, तो जो वैल्यू मेरी यहां पे माइनस हुई थी वो सेम वैल्यू मैं यहां पे ऐड कर दूंगा. और यही इसका एक शॉर्टकट है, क्रक्स है. सिंपल सा क्रक्स क्या है, अगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने ज्यादा दिखा दिया, मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिए, तो एक साल में मैं वो प्रॉफिट कम कर दूंगा, अगले साल में वो सेम वैल्यू ऐड कर दूंगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसका. तो सिंपल, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ये मैंने यहां लिखा भी हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स. तुम्हारा शॉर्टकट क्या है, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया है, तो मैं क्या करूंगा, जिस साल में मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया है वहां पे वैल्यू माइनस कर दूंगा, अगले साल प्लस कर दूंगा. उस साल माइनस, अगले साल प्लस, बाकी सालों में कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. और अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मैंने कम दिखाया है, मतलब प्रॉफिट कम दिखाया है, तो उस साल ऐड कर दूंगा, अगले साल माइनस, और उससे आ जाएगा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, अब ये दोनों चीजें जो मैंने ये बताई थी और ये बताई थी, यहां पे पॉज करो अब और इसको देख लो. देख लिया? यहां पॉज करो, इसको देख लो. देख लिया? चलो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं. मैं इस चैप्टर का सिर्फ एक पार्ट का ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकियों के क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, वो बाद में जब मैं कंप्लीट क्वेश्चन पे आऊंगा तब करा दूंगा. अभी उस चीज की जरूरत नहीं है, अभी मैं सिंपल एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, हाउ टू डू अ क्वेश्चन. चलो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट मेथड. सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन. हम अभी नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड का. सो लव एंड कुश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. कुछ नहीं करना हमें इसका. दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर. कुछ नहीं करना हमें इसका. गुडविल वॉज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, मतलब परचेज वाली ईयर्स कितने, 2. ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, हमें 4 साल की एवरेज निकालनी है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 2. प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years वर 16, 17, 18, 19, और ये हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिए हुए हैं. ये नॉर्मल प्रॉफिट डज नॉट मीन आफ्टर जो हमने नॉर्मल निकाले थे, ये इनकी तरफ वाले प्रॉफिट हैं जो इन्होंने नॉर्मल दिए. हमें अलग से अपने निकालने पड़ेंगे प्रॉफिट्स. आगे, द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील्ड एज फॉलोज. द फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 March 2016. चलो एक काम करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहले सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे करेंगे. हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. एवरेज प्रॉफिट हमने निकालने, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें 2 दिया हुआ है, तो हम एवरेज प्रॉफिट नीचे लिखेंगे. एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे गाइस. सो एवरेज प्रॉफिट ईयर्स हैं 31 March 16, 17, 18, 19, तो आई विल राइट 4 कॉलम ईयर्स, प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. ईयर, प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट. तो 2016, 17, 18, 19, 2016, 2017, 2018 and 2019. Profits 70, 1,55,, 144, 70, 1,55,000 का हमारा लॉस था, और 1,44,000 ये हमारे को दिए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स. ठीक है, कोई बात नहीं, आगे करते हैं हम इसके बाद. अब करते हैं हम एडजस्टमेंट्स. अब ध्यान से एक एक की एडजस्टमेंट करेंगे, ये हम लिख चुके हैं सारी. फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 इन द ईयर 2016.
2016 एंड में फर्म का एक एबनॉर्मल गेन हुआ था। तो एबनॉर्मल गेन मैंने बताया था एक्सपेंसेस ऐड होते हैं इनकम्स माइनस। सो ये हमारा एबनॉर्मल गेन यानी इनकम है, तो हम इसको माइनस कर देंगे 2016 में, माइनस 10,000, या इसको मैं ऐसे कर देता हूं 10,000 यहां से माइनस होगा। सिंपल, प्रॉफिट्स माइनस होते हैं एबनॉर्मल और लॉसेस ऐड होते हैं। फर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर 2017। तो 31 मार्च 2017 में एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो लॉस यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम क्या कर लेंगे, ऐड। सो 17 में मैं ऐड कर लूंगा 20,000, ये भी हो गया। Repairs to car amounting to 50,000 was wrongly debited to vehicle on 1st June 2017. 1st June 2017 मतलब 1st April 17 से 31st March 18 के बीच में। That means 31st March 18 के ईयर की बात चल रही है। तो मैंने क्या किया था, मैंने रिपेयर कराई थी 50,000 की। एक्सपेंस वॉज ट्रीटेड एज एन एसेट, एक्सपेंस को मैंने एसेट मान लिया, तो एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, एसेट पे ऐड हो जाएगी डेप्रिसिएशन। तो 50,000 2018 में एज एन एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, तो 2018 में 50,000 हो जाएगा माइनस, ठीक है। और इस पे डेप्रिसिएशन, अब देखो गाइस, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन व्हीकल एट 12% पर एनम, डेप्रिसिएशन इज 12%। अब डेप्रिसिएशन 2018 में कितनी लगेगी, यहां थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। 2018 में डेप्रिसिएशन लगेगी 50,000 इंटू 12%, दिस इज 6,000। सो दिस 6,000 इज डेप्रिसिएशन पर ईयर। हमने एसेट परचेज किया है 1 जून को, हमने एसेट कब परचेज किया है, 1 जून को। सो जून से लेके मार्च तक की डेप्रिसिएशन, तो अप्रैल में 2 महीने खत्म हो गए, तो इंटू 10 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 5,000। तो हमारी 2018 में जो डेप्रिसिएशन लगेगी दैट इज 5,000, मंथ्स में प्रोरेट कर ली क्योंकि हमने जून में परचेज किया था। तो यहां पे मैं ऐड कर दूंगा 5,000, और 2019 में तो नॉर्मल पूरे साल की डेप्रिसिएशन 6,000 लगती है, तो 6,000 में यहां पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे 5,000 क्यों करी, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉर्मली 6,000 होती है, बट मैंने जून में परचेज किया था एसेट, तो मतलब एक्सपेंस करा था, तो जून में जब मैंने उसको एसेट बनाया होगा तो डेप्रिसिएशन भी प्रोरेट करी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें करके नाउ वी विल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। 60,000, 1,20,000, 55 प्लस 5 50, तो ये लॉस हो गया 1 लाख का, और 1,44,000 प्लस 6 1,50,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 150, 1,50,000, 50 और 20 170, 170 230। सो 230 आ गए मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो एवरेज प्रॉफिट, या सिंपल लिख देता हूं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,30,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। तो 4 5 20, 30, 4 7 28, 4 7 20, 5 7 5 00। ये आ गए मेरे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेरे आए हैं 57500 इंटू 2 0 0 0 1 इधर, 7 to the 14 15 का 1 इधर, तो 115,000। ये आ गई मेरी गुडविल। दिस इज हाउ आई हैव टू शो दिस इन एग्जाम, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, तुमने देखा बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। तो क्वेश्चन को अगर समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो, आई वुड रेकमेंड दोबारा से ये वीडियो देख लो, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर अगर एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का अगर तुम्हें मैं प्रैक्टिकली बताऊं, मतलब जो तुम्हारे एग्जाम्स में है या इस चैप्टर के लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल एवरेज। तो इसमें कुछ अलग से तुम्हें नहीं करना, सिंपल एवरेज करके उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। मतलब देखने में बड़ा लग रहा होगा बट ऐसा कुछ नहीं है,
बिल्कुल सिंपल एवरेज का थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये, दैट्स इट। बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहां से आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका लॉजिक क्या हुआ, ये क्यों बना मेथड? हर मेथड का अपना रूल होता है बनने का, हर मेथड का पर्पस होता है। तो हो सकता है सिंपल एवरेज मेथड में कुछ फ्लॉज हो जिसकी वजह से वेटेड एवरेज बनाना पड़ा। तो क्या वो फ्लॉज से, देखो गाइस, बहुत सिंपल है। 2016, 2017, 2018 एंड 2019। 2016 में तुम्हारे प्रॉफिट से 3000, 2017 में तुम्हारे प्रॉफिट थे 4000, 2018 में थे 7000, 2019 में थे 9000। चलो मैं इसकी एक बार सिंपल एवरेज निकाल लेता हूं। तो सिंपल एवरेज से मेरे जो प्रॉफिट आ रहे हैं इन सब का टोटल 7, 7, 14, 9, 23,000। सो 23,000 डिवाइड बाय 4, ये होता है मेरा 5750। तो 5750 मेरे एवरेज प्रॉफिट्स आ रहे हैं एज पर दी फॉर्मूला, सिंपल एवरेज से जो हम करते हैं। बट अगर तुम थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और डिटेल में सोचो, क्या सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं जनरली, मतलब कोई भी, तुम सारे, मुझे नहीं पता मेरे वीडियोस कितने देख रहे हैं, हो सकता है 2 बच्चे देख रहे हैं, हो सकता है 200, हो सकता है 2000, हो सकता है 2 लाख, आई डोंट नो, आई एक्सपेक्ट 2 लाख देखिए, बट स्टिल जब तक नहीं देखते तब तक। तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एक बार सोचो 2020 में जनरली तुम प्रॉफिट्स कितने एक्सपेक्ट करोगे होने को, अगर तुम माइंड से देखते हो। तो तुम बोलोगे कि सर अगर 2019 में हमारे 9000 हैं, हर साल ग्रोथ हो रही है, तो हम एवरेज लगा के चलते हैं कि 10,000 से कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे हो, लेकिन नियर अबाउट 10,000 या 9500 के आसपास ही होंगे, है ना। वैसे तो हर साल 1.5, 2, 3 बढ़ रहे हैं, बट अगर हम सेफर साइड पे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगा के चले तो तुम्हें लगेगा कि 9500 के आसपास ही होंगे, प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब तुम्हारे को पता है आगे आने वालों सालों में प्रॉफिट 9500 के आसपास होंगे, 9000 के आसपास होंगे, तो तुम्हें गुडविल भी इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। गुडविल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स तुम फॉरगो करते हो, तो दैट मीन्स तुम्हारे नॉर्मल प्रॉफिट इतने आने चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज से तो इतने आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही कम है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थे, इससे तो गुडविल बहुत कम आएगी। हाँ, दिस इज ट्रू, इससे गुडविल काफी कम आती है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया, दैट इज कॉल्ड वेट। हमने ये देखा कि कौन से साल का सबसे ज्यादा वेट है। जब हम ये प्रॉफिट निकालेंगे, तुम्हारे माइंड में सबसे पहले कौन सा ईयर आएगा, 2019 वाला, कि 19 में इतने थे, उसके बाद शायद जाके इसका, फिर इसका तो शायद सोचो भी नहीं। तो हमने क्या किया, हमने हर ईयर को वेट्स दिए, सबसे बड़ा वेट दिया सबसे ज्यादा वाले साल को, सबसे लेटेस्ट वाले ईयर को, दैट मीन सबसे पुराने ईयर को मैंने वेट दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये मैंने दे दिए वेट्स, सबसे पुराने वाले को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। उसके बाद मैंने निकाला प्रोडक्ट। अब ये एक मेथड बन गया, कैसे, 3000 इंटू 1 3000, 4000 इंटू 2 8000, 7000 इंटू 3 21,000, 9000 इंटू 4 36,000। सो दैट मीन्स, अब मैं टोटल करता हूं, सो 36,000 प्लस 21,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000, तो ये मेरे प्रॉफिट्स आ रहे हैं 68,000। और वेटेड एवरेज से जो हमारा मेथड होता है एवरेज निकालने का, दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। अब वेट का टोटल कितना है, 4 और 3 7 8 9 10, तो 68,000 डिवाइडेड बाय 10, तो वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग जो मेरे एवरेज प्रॉफिट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6800। स्टिल ये वाले प्रॉफिट 9500 के आसपास नहीं है, बट स्टिल वेटेड एवरेज का आंसर सिंपल एवरेज से तो बेटर ही है, उससे तो ज्यादा ही आ रहा है ना, उससे तो बेटर ही आ रहा है ना। दैट्स व्हाई वेटेड एवरेज मेथड की कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है, बट इट इज बेटर देन सिंपल एवरेज मेथड, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट इस प्रोडक्ट में, सबसे ज्यादा टोटल किसका आया है, 2019 वाले का, जिसका वेट सबसे ज्यादा है, जो हम माइंड में सोचते हैं। सो ये एक नया मेथड बन गया गुडविल निकालने का,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसमें हमने क्या किया, सबसे पुराने साल को कम वेट दिया और लेटेस्ट को सबसे ज्यादा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तुम्हें वेटेड एवरेज का, क्यों हमने मेथड बनाया? गुड, आगे बढ़ते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली सेम सिंपल एवरेज वाला, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये ऑलरेडी गिवन होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम यहां पे भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ईयर्स, जो भी हमें प्रॉफिट्स गिवन है वही सारी एडजस्टमेंट्स जो अभी तक हमने सिंपल एवरेज में करी है, कोई चेंज नहीं, एग्जैक्टली उसी तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने सिंपल एवरेज में कैलकुलेट किया था, यहां तक पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। वेटेड एवरेज के लिए हम वेट्स देने शुरू कर देंगे, ओल्डेस्ट ईयर को वेट देंगे 1, तो 1 2 3 ये हमने वेट से दिए, और यहां आ गया प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने निकाला था इनटू वेट, ये आ गया प्रोडक्ट। तो हमने प्रोडक्ट का टोटल कर लिया, वेट्स का टोटल कर लिया, और यहां मैंने लिखा भी हुआ है ओल्डेस्ट ईयर विल हैव 1 एज वेट, दिस इज द ओल्डेस्ट ईयर, 2016 17 18। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, सॉरी टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, वो आ जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको हम यूज करते हैं यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। बहुत ही सिंपल है, क्या था, सिर्फ ये चीज एडिशनल है इसमें। ठीक है, यहां पॉज करके इसको देख लो, समझ लो, इसका मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि टेक्निकलिटीज कुछ नहीं है, सिर्फ ये पार्ट है, और आई नो तुम ये कर ही लोगे। ठीक है, अब गाइस एक छोटा सा पॉइंट आता है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अगर हमारे को किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि आगे जाके, ध्यान से सुनना, आगे जाके एक फिक्स्ड फ्यूचर एक्सपेंस होने वाला है, कोई भी फिक्स्ड फ्यूचर एक्सपेंस जैसे रेंट पर ईयर, पार्टनर्स रेम्युनरेशन, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आगे जाके हर साल होने वाला है, बहुत रेयर है, बट अगर तुम्हारे को क्वेश्चन में आता है कोई भी कि हर साल ये खर्चा होना था या हर साल ये खर्चा होना है आगे जाके, हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई एक्सपेंस दिया हुआ है उसको यहां पे कहीं पे शो नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा या सिंपल एवरेज आएगा, जो भी वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज आएगा उसमें से फिक्स्ड फ्यूचर एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, उसमें से फिक्स्ड फ्यूचर एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, और वो जो हमारी वैल्यू आएगी उसको यहां पे लिखेंगे। मैं ये सिंपल में भी लिख देता हूं, माइनस एनी फिक्स्ड फ्यूचर expense like rent, remuneration to partner एक्सेट्रा। अगर कोई भी हमें आगे का फिक्स फ्यूचर एक्सपेंस दिया हुआ है तो हम उसको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। कैसे, मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में लिखा होता कि आगे जाके पार्टनर्स को 750 की हमने रेम्युनरेशन देनी है ईच ईयर, हर साल पार्टनर्स को हमें 750 की रेम्युनरेशन हर साल देनी है। तो ये जो फिक्स फ्यूचर एक्सपेंस है इसका मैं क्या करूंगा, जब मैंने 7500 कर देता हूं इसको, लेट्स डू इट 7500। तो 7500 की अगर आगे जाके कोई फिक्स फ्यूचर रेम्युनरेशन यहां दी हुई है, तो मैंने जब यहां पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला था 5750 में से माइनस में कर दूंगा 7500, ये आ जाएगा 50,000। इस 50,000 को आई विल यूज हेयर, वो यहां 57500 की जगह 50,000 आ जाएगा, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख विल बी दी गुडविल। अगर सिंपल एवरेज है तो सिंपल में माइनस कर देंगे, वेटेड एवरेज है तो वेटेड में। ये बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट है, बट अगर एग्जाम में आ जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, समझ आ गया गाइस? सो ये होता है हमारा वेटेड एवरेज मेथड, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, मजा आ गया करके, तुम्हें भी समझ आ गया होगा अब तक। ठीक है गाइस, किसी को कोई भी डाउट हो, इस वीडियो के नीचे भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। ये नोट्स भी तुम्हारे को इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे है, यू कैन व्हाट्सएप मी इफ यू हैव एनी डाउट। ठीक है,
जितना हो सकता है मैक्सिमम आई एम डूइंग इट फॉर यू गाइस. प्लीज़ 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 शेयर माई चैनल जितना तुम कर सकते हो. इट्स अ हेल्प टू मी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स की बहुत रीच बढ़ जाएगी, एंड इट्स अ हेल्प टू द अदर स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट अदर टीचर्स, देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स आई डोंट नो, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट समझ आए एंड ये सारे शॉर्ट नोट्स तुम्हें मिल जाएं जो एग्जाम टाइम में तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेंगे. तुम्हें सिर्फ इन नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है. एग्जाम टाइम में जस्ट रिवाइज फ्रॉम दीज नोट्स एंड पूरा पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर तुम्हारा बहुत इजीली रिवाइज हो जाएगा. ठीक है ना. सो नेक्स्ट हमारा मेथड आता है गाइस, सुपर प्रॉफिट मेथड. नाम ही बड़ा खतरनाक लग रहा है, सुपर प्रॉफिट, है ना. ये भी कॉन्सेप्चुअल है गाइस. अब जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में कि गुडविल को निकालने का आज तक कोई स्पेसिफिक फिक्स मेथड नहीं बना, तो इसीलिए गुडविल को निकालने के तरह तरह के अलग अलग मेथड्स बनने स्टार्ट हुए. ठीक है. अब जैसे सिंपल एवरेज था, वेटेड एवरेज था, वो एक मेथड बना. लेकिन कुछ महाशय लोगों ने, कुछ महानुभाव लोगों ने एक नया मेथड बनाया गुडविल निकालने का, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड. अब ये मेथड बना कैसे, सुनो. सो गाइस, सुपर प्रॉफिट मेथड में एग्जाम्पल लो. तुम्हारे पास 1 लाख रुपीज है, ठीक है, एंड यू वांट टू इन्वेस्ट दिस 1 लाख रुपीज इनटू सम बिजनेस. तो ऑब्वियसली तुम उसी बिजनेस में पैसे लगाओगे जहां से तुम्हें रिटर्न्स अच्छे मिले. यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, तो तुम उसी रिटर्न्स में पैसे लगाओगे ना, बिजनेस में सॉरी, जहां से अच्छे रिटर्न्स मिले. तो देयर आर 2 ऑप्शंस. एक नॉर्मल ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि हम बैंक में एफडी करा दें. दिस इज द सेफेस्ट वे. ना मेहनत करनी ना कुछ, बैंक में एफडी करा दो. और लेट्स से एफडी का इंटरेस्ट रेट इज 10%. आजकल तो काफ़ी कम है, बट लेट्स से एफडी का इंटरेस्ट रेट इज 10%. तो मतलब 1 लाख पे हर साल तुम्हें 10,000 तो बैंक एफडी इंटरेस्ट देगा ही देगा, विदाउट डूइंग एनी मेथड, रिस्क फ्री. अब जब तुमने डिफरेंट बिजनेसेस में पैसे इन्वेस्ट किए, सो 3 बिजनेस के तुम्हारे पास ऑफर आए, बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी. बिजनेस ए ने बोला ऑन एन एवरेज हर साल मैं आपको कमा के दूंगा 8,000. बिजनेस बी ने बोला ऑन एन एवरेज मैं हर साल आपको कमा के दूंगा 10,000. बिजनेस सी ने बोला ऑन एन एवरेज मैं आपको कमा के दूंगा 14,000. तो दिस इज एवरेज प्रॉफिट, कि ऑन एन एवरेज हर साल मैं आपको कितने पैसे कमा के दूंगा. अब तुम क्या बोलोगे कि यार ए बिजनेस में मुझे मिलेंगे 8,000, मेहनत भी है, रिस्क भी है, सब कुछ है. बैंक में जमा करा के मुझे मिलेंगे 10,000, तो मैं तो बैंक में जमा कराऊंगा ना, तो ये बिजनेस तो फेल है. जब बिजनेस में तुम पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, दैट मीन्स इसकी गुडविल क्या हो जाएगी, 0. नेगेटिव गुडविल कभी नहीं होती, तो गुडविल 0 हो जाएगी इसकी. क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि चाहे बिजनेस से एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, अगर हम एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे तो सही है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो जितने ये प्रॉफिट्स एक्चुअली कमा के दे रहा है उससे ज्यादा तो मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है. तो ये बिजनेस तो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है ही नहीं, तो इसमें कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो इसकी गुडविल क्या होगी, 0. मार्केट नाम ही नहीं है, रेपुटेशन ही नहीं है. ये बिजनेस तुम्हें उतने ही कमा के दे रहा है जितना बैंक, तो तुम ऑब्वियसली बैंक में डालोगे ना, वो रिस्क फ्री है. यहाँ पे रिस्क भी तो है, क्या पता अगले साल लॉस हो जाए. हो सकता है प्रॉफिट हो, बट लॉस भी तो हो सकता है ना. तो एवरेज जब 10,000 आ रहे हैं रिस्क के साथ, यहाँ तो रिस्क फ्री 10,000 है. सो दैट मीन्स यहाँ पे भी तुम पैसे इन्वेस्ट नहीं करोगे. यहाँ पे तुम्हें आ रहे हैं 14,000, बैंक में जमा करके तुम्हें कितने आ रहे थे, 10,000. दैट मीन्स तुम्हें 4,000 एक्सेस आ रहे हैं, 4,000 रुपीज तुम्हें एक्सेस आ रहे हैं. सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर गुडविल, के हाँ मेरे को ये बिजनेस 4,000 रुपए नॉर्मल इंटरेस्ट से ज्यादा कमा के दे रहा है, तो मतलब इस बिजनेस की गुडविल है. तो इस बिजनेस की क्या गुडविल होगी? दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट मेथड से हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं. तो ये था लॉजिक टू फाइंड आउट गुडविल. अब इसको फॉर्मूले में कैसे बनाया है? तो फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. ये सारी एवरेज प्रॉफिट होती है, तो हम बिजनेस की एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जैसा हमने अभी पिछले पार्ट में करा था. देन हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि नॉर्मली हम कितने पैसे कमा सकते हैं, मतलब कैपिटल इंप्लॉयड, कितना पैसा बिजनेस में लगा है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, कि नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है मार्केट में, कि नॉर्मल बिजनेस से हमें क्या रिटर्न आता है या बैंक से क्या इंटरेस्ट आता है. तो नॉर्मली इतने प्रॉफिट है.
एक्चुअल प्रॉफिट हमारे थे जैसे इस केस में 14,000, नॉर्मली हमारे प्रॉफिट आ रहे थे 10,000, तो सुपर प्रॉफिट मतलब एक्सेस अमाउंट ये बिजनेस कितने अर्न करके दे रहा है हमें, तो एवरेज प्रॉफिट यानी 14,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यह आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट इज गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है हमारा, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे क्वेश्चन में, जैसे ऊपर निकालते आए। नॉर्मली क्वेश्चंस में गिवन होता है, तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा अगर सुपर प्रॉफिट से करना है तो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल इंप्लॉयड क्या होती है इसका मेथड मैं आगे बताऊंगा। सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअली या एवरेज प्रॉफिट वो कितने कमा के दे रहे हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट वाइज समझ के ये फॉर्मूले को लर्न करो, 5 मिनट दो, अच्छे से पढ़ लो, समझ आ जाएगा। पॉज कर लो, कर लिया, चलो आगे करते हैं। तुम हंसते होगे ना कि सर पॉज कर लो बोल के कर लिया, क्या पता हमने ना भी कराओ। बट ये है कि जब तुम्हें पता है मैंने बोल दिया कर लिया तो तुम्हें पता है सर आगे बढ़ जाएंगे, तो तुम वहां कर लोगे पॉज। ठीक है, अब आता है गाइस ये कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का फॉर्मूला। मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड हमने यहां निकाली है। सो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के देयर आर 2 मेथड्स। अब ये तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे गाइस। ये फॉर्मूला जो है ये तुम्हारे को फॉर्मूला, देयर इज अ चैप्टर रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज तुम्हारे सिलेबस में, वहां पे कवर होगा कि कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। बट अभी के लिए कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 टाइप की अप्रोच होती है, एक होती है एसेट साइड अप्रोच, एक होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट चलो बता ही देता हूँ गाइस। तुम बोलोगे कि सर ने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, सीधा करा दिया, बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ा दें सर। देखो, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है कि बिजनेस में कितना पैसा टोटल लगा हुआ है, बिजनेस में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है। तो तुमने जब 11th में बैलेंस शीट बनाई होगी तो यहां पे एक आते थे हमारे कैपिटल के साथ, हालांकि 11th में नहीं थे बट अब तुम्हारे आएंगे जैसे रिजर्व्स मतलब जो बिजनेस में पैसे पड़े हुए हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये तुमने 11th में पढ़ा होगा। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, जो 12 मंथ्स के बाद हमें पे करनी होती है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी जो हमें विद इन 12 मंथ्स पे करनी है। सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो 12 मंथ्स के बाद पे करनी है, करंट लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ्स पे करनी है। और यहां पे आते हैं हमारे सारे एसेट्स। ठीक है, सो कैपिटल इंप्लॉयड होती है ये चीज, ये तीनों चीजें आर कॉल्ड कैपिटल इंप्लॉयड। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लॉयड पूछा गया है तो तुम्हारे लिए कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होगा कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब अगर तुम्हारे को बोला जाता है एसेट साइड अप्रोच के, एसेट के तरीके से तुम्हें ये दोनों चीजें नहीं गिवन, तो तुम कैसे निकालोगे टोटल ऑफ एसेट्स। टोटल ऑफ एसेट्स हमें पता है बैलेंस शीट का टोटल मैच करता है, सो यही टोटल यहां आ जाएगा। सो टोटल ऑफ एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और इसको हम बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटी इफ नथिंग इज मेंशन। टोटल ऑफ एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल माइनस करंट लायबिलिटी, ये फिगर आ जाएगी तुम्हारी, है ना। टोटल माइनस करंट लायबिलिटी फिगर आ गई। सो दिस इज कॉल्ड एसेट साइड अप्रोच, टोटल ऑफ एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सॉरी माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, और अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच है सो दैट मींस कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, एसेट साइड अप्रोच टोटल ऑफ एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये आ जाएगा। लायबिलिटी के तरीके से निकालना है तो इन तीनों को टोटल कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा कैपिटल इंप्लॉयड। अब एसेट साइड अप्रोच एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड अप्रोच पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, ये आ जाएगा हमारा कैपिटल इंप्लॉयड। बट एक चीज इंपॉर्टेंट बात, इसमें से ये जो वैल्यू हमने निकाली है,
अगर एसेट साइड में ये तीन चीजें आ रही हैं, याद रखना ध्यान से, अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये तीन चीजें आ रही हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो भी हमारा एसेट या लायबिलिटी साइड, इससे आंसर हमेशा सेम आएगा, एसेट से निकालें चाहे लायबिलिटी से, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से अगर एसेट साइड में बैलेंस शीट के, दिस इज बैलेंस शीट एसेट साइड, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और कोई फिक्टिशियस एसेट, ऐसे तीन चीजें लिखी हो जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, उनको हम इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे। पहले हम निकालेंगे एसेट साइड लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है गाइज, सो याद रखना जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए एसेट साइड अप्रोच में एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज यानी करंट लायबिलिटी जो वैल्यू आएगी, या फिर लायबिलिटी साइड अप्रोच से करते हैं, दोनों से जो भी आंसर आएगा उसमें से अगर एसेट साइड में तीनों चीजें गिवन हैं तो हम माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, और उस वैल्यू को वी विल यूज हेयर एंड वी विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। बस गाइस, इसमें और कुछ नहीं है, नॉट इस चैप्टर में, सुपर प्रॉफिट मेथड में कोई इसमें टेक्निकलिटीज या वेटेड एवरेज वगैरह कुछ नहीं है। दिस इज इट फॉर सुपर प्रॉफिट। लास्ट टू मेथड्स ऑफ दिस चैप्टर गाइस, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। ये मेथड सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये बहुत डिफिकल्ट मेथड है, हमें समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है, कैसे करें, क्या करें। तो गाइस देखो, इस मेथड का मैं कॉन्सेप्ट अगर बताऊं तो हालांकि कॉन्सेप्ट बताना इट्स नॉट फीजिबल, रीजन बीइंग इसकी शॉर्टकट इतना इजी है कि कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम्हें समझना है तो मेरे को, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप सॉरी, उसमें लिख देना, मैं वहीं पे वीडियो बना के तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि अभी के लिए इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट क्लैशेस विद सुपर प्रॉफिट मेथड, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे समझने में। ठीक है, सो कैपिटलाइजेशन मेथड में मैं इजी तरीके से कराऊंगा, तुम्हें हमेशा के लिए याद रह जाएगा ये। कैपिटलाइजेशन मेथड का सिंपल सा मतलब होता है, कैपिटलाइजेशन टर्म का मतलब होता है 100 डिवाइड बाय NRR, यानी 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में देयर आर टू पार्ट्स, या तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तुम्हें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर कैपिटलाइजेशन वर्ड यूज है दैट मींस 100 डिवाइड बाय NRR। ठीक है, तो अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है दैट मींस एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR, और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR। अब ये चीज कहां यूज होती है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR, सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं क्यों ये मेथड बहुत ही ज्यादा इजी है। बहुत ज्यादा इजी क्यों है? लेट्स स्टार्ट विद सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अगर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है तो एक चीज याद रखना, हमें सारे स्टेप सुपर प्रॉफिट के जैसा हमने पढ़े थे वैसे ही करने हैं। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। जो फोर्थ स्टेप हमारा होता है गुडविल, हम सुपर प्रॉफिट में फोर्थ स्टेप क्या करते थे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यहां पे हम कर देंगे गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR, दैट्स इट। हमें कोई भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज यहां पे यूज नहीं करना। तो अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आंसर निकाल रहे हैं तो सारे स्टेप सेम रहेंगे, बस सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR। ठीक है, और अगर हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये थोड़ा सा समझने वाला है। अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन कर रहे हैं तो स्टेप नंबर 1 हम अपने एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे जैसे कि नॉर्मली निकालते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR यूज होगा, वो हम यूज करेंगे एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए। सो एडजस्टेड कैपिटल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR। ये आ जाएगा हमारा एडजस्टेड कैपिटल। दोबारा से, पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर एडजस्टेड कैपिटल,
average profit into 100 divided by NRR. Then goodwill will be adjusted capital minus capital employed. Adjusted capital minus capital employed. ये जो फॉर्मूलेज हैं 5-6 बार ये फॉर्मूलेज पढ़ना तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे. तो सिंपल गुडविल इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल जो हमने निकाली थी इंटू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, 3 चीजें जो हमें याद रखनी है, 2 चीजें सॉरी. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आर नॉट यूज्ड इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आंसर्स फ्रॉम बोथ द मेथड्स विल बी सेम. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, दोनों से आंसर सेम आता है. तो सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या था, पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे इंटू 100 डिवाइड बाय NRR. एवरेज प्रॉफिट का है तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय NRR हमारा आता है एडजस्टेड कैपिटल, और गुडविल इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा हमने ऊपर करा था. दैट्स इट, ऑन योर चैप्टर इज कंप्लीट. और कुछ नहीं है इस चैप्टर में. ठीक है, अब जल्दी से बस इसका मैं एक बड़ा क्वेश्चन कराता हूं जिसमें सारे मेथड्स होंगे ताकि तुम वो क्वेश्चन अच्छे से कर सको. मैं इसी में नीचे वो क्वेश्चन कर देता हूं, साथ ही सॉल्व कर लेता हूं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें वो समझ आ जाए. सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म at 3 years purchase of average profit, 3 years purchase of super profit, on the basis of capitalization profit, on the basis of capitalization of एवरेज प्रॉफिट. तो चारों मेथड्स हमें करने हैं, तो मैं चारों मेथड का एग्जाम्पल करा रहा हूँ. दिस इज इंपॉर्टेंट, कभी कभार एग्जाम में 4 मार्कर ही आ जाता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन से तुम्हारे काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे. देखो, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा दैट इज एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना ही पड़ेगा. तो हमें दिया हुआ है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है. नेट प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 ईयर्स आर 2020 का इतना, 19 का इतना, 18 का इतना. ये हमें तीनों सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है. रेम्यूनरेशन ऑफ 1000 ऑफ पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज ऑन प्रॉफिट. इसका मतलब क्या है कि ये रेम्यूनरेशन सैलरी है पार्टनर्स की, दिस इज अ फिक्स्ड फ्यूचर एक्सपेंस. तो मैंने बताया था इसको एवरेज में से माइनस करते हैं जो भी हम निकालेंगे. Assets of the firm excluding goodwill, fixed asset and non-trade investment is 7 lakh, whereas partners capital and outside liabilities are 1 lakh. तो यहाँ से हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड हमें देखा जाए तो क्वेश्चन में गिवन ही है, दैट इज 6 लाख. ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, और यहाँ से भी एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 7 लाख माइनस 1 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख ही आ रही है जो हमें यहाँ पे गिवन है. तो इस पॉइंट को मैं नहीं देखूंगा अभी, कोई फायदा नहीं है देख के. ठीक है, सारी चीजें हमें गिवन है. तो एवरेज प्रॉफिट हमारे क्या होते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स आर 2 लाख प्लस 1,80,000. अब यहां पे मैं वो शॉर्टकट नहीं कर रहा, ईयर्स निकाल के नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन नॉर्मल प्रॉफिट में. तो सिंपल एवरेज निकाल लेंगे 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस फिक्स्ड फ्यूचर एक्सपेंस. तो 1 लाख इज माई फिक्स फ्यूचर एक्सपेंस जो मैंने यहां से माइनस कर दिया है. सो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया है 2 लाख. मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता. 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 डिवाइड बाय 3, ये आता है मेरा 1,80,000 माइनस 1 लाख. तो एवरेज प्रॉफिट मेरे आगे 80,000. एवरेज प्रॉफिट मिल गए मुझे. अब सबसे पहले निकालना है गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो पहला गुडविल इज इक्वल टू, वी हैव टू राइट द फॉर्मूला एज वेल. तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. एवरेज प्रॉफिट हमारे यहां 80,000 हमने ऊपर निकाले. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें गिवन है 3, सो इंटू 3, सो ये हो जाएगा 2,40,000. सो पहले मेथड से मेरी गुडविल आ गई 2,40,000. इससे सिंपल और क्या हो सकता है. ठीक है, सेकंड हमें निकालना है बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड. अब सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट हमें पता है 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट
इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे याद है 6 लाख आई थी, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है 10%, सो इनटू 10/100, सो कैपिटल एम्प्लॉयड से मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने निकाली थी अपने 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मेरे आए थे 60,000, तो सुपर प्रॉफिट मेरे आगे 20,000। गुडविल इज 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन नहीं, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट में? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो 20,000 इंटू 3, 60,000 मेरा आ गया गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। मैंने पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया, एवरेज प्रॉफिट मुझे पता ही था, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट, एंड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज विच इज 60,000। थर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मैंने बताया था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में जो गुडविल हमारी निकलती है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर विच इज 10। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है। सुपर प्रॉफिट हमने ऑलरेडी निकाले हुए थे 20,000, तो 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, सो गुडविल मेरी आ गई 2 लाख। वेरी सिंपल। अगर सुपर प्रॉफिट से हमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। अब फोर्थ आता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? एडजस्टेड कैपिटल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर, क्योंकि दिस इज, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट थे मेरे 80,000, सो 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर, तो दिस इज 8 लाख। सो गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से होता है एडजस्टेड कैपिटल, जो मैंने अभी ऊपर निकाली है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे याद है हमारी 6 लाख थी, एडजस्टेड कैपिटल 8 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, सो हमारा आंसर आ गया 2 लाख। और जैसा कि मैंने बताया था, गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, आंसर हमेशा मैच करता है सिर्फ कैपिटलाइजेशन में। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू अ कंप्लीट क्वेश्चन। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। मैंने पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दिए, उसके बाद उसको यूज करके मैंने चारों मेथड से गुडविल निकाल दिया। तुम इसको बॉक्स में लिख सकते हो, उससे तुम्हें क्या फायदा होगा बॉक्स में लिखने से? कि चारों मेथड से जो चेकर होगा उसको आंसर पता चल जाएगा कि दिस इज द आंसर। ऊपर इतनी जरूरत लिखनी नहीं है लिखने की कि गुडविल बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, वो उनको पता ही है क्वेश्चन में क्या है। तो सीधा सीधा ये आंसर इस तरीके से करना है। देखो मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया, यहाँ पे एक जगह बस यूज किया था एवरेज प्रॉफिट के लिए, और इस तरह से दिस इज सपोज टू बी अ 4 to 5 मार्कर क्वेश्चन, तो 5 मिनट में ये हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, सो दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर के नोट्स तुम्हारे को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, सो टेक केयर एंड प्लीज जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो प्लीज, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है प्लीज शेयर इट मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज गाइज आई एम ट्राइंग कि मैं मार्च में सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर अभी तक नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर कोरोना करके बहुत लोग घर बैठे थे, नहीं ठीक से पढ़ पाए, देयर वर लॉट ऑफ सिचुएशंस। तो यहाँ से वो देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट्स A to Z क्लियर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलो टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।